Hello guys, good morning. Welcome back on Foma Educational Hub. In this video, we will discuss about the equations of motion under central forces. केंद्रीय बलों के अधीन कोई मान लो कण गति कर रहा है तो उसकी गति के जो समीकरण होते हैं वो कैलकुलेट करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, गति के समीकरण। कब? जब केंद्रीय बल के अधीन गति कर रहा है तो उस टाइम पर गति के समीकरण क्या होंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होंगे, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, तो गति के समीकरण, केंद्रीय बल के अधीन गति करते कण के गति के समीकरण। Equations of motion of a particle moving under central forces, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है अपने को। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें कुछ एक दो लाइन लिख लो, ये हेडिंग है टॉपिक का, इसके अंदर कुछ लाइन लिखो। माना एक m द्रव्यमान का कण केंद्रीय बल के अधीन गति करता है। माना एक m द्रव्यमान का कण केंद्रीय बल के अधीन गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल F है। ठीक है, इंग्लिश में लिखो, लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्सेस, let a particle of mass m moving under central force, then देखिए क्या है। पहली चीज तो गति के समीकरण कैलकुलेट कर रहे हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन कैलकुलेट कर रहे हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन या गति के समीकरण का मीनिंग क्या होता है, मतलब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है। पहली चीज तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है F इज इक्वल टू ma। ये इक्वेशन जो होता है ना, इसके अंदर एक्सेलरेशन को आगे कि क्या बनेगा, एक्सेलरेशन का क्या वैल्यूज क्या आएंगे, वो कैलकुलेट करके लास्ट में जाके F बराबर ma का फॉर्मूला ही निकालना है। मतलब F इज इक्वल टू ma का जो रिलेशन है ये कैलकुलेट करना होता है। कभी भी आपको जब भी पूछा जाए कि गति का समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन, मतलब आपको F इक्वल टू ma कैलकुलेट करना है। और इसमें भी क्या कैलकुलेट करना है, ए आगे जाके जैसे साइन थीटा आर इनके टर्म्स में आता है, एक्स वाई के टर्म्स में, वो बड़े मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में कैलकुलेट करना होता है। लेकिन मेन जो टारगेट है वो F इज इक्वल टू ma की फॉर्म लेके आनी होती है। एक्सेलरेशन के वैल्यूज आ जाएंगे लेकिन F इज इक्वल टू ma वाली फॉर्म लेके आएंगे। मतलब गति का समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन का मतलब F इक्वल टू ma का फॉर्मेट कैलकुलेट करना है। चलो, इतना बात समझ आया। अब चलो, इसमें फोर्स लग रहा है F, मान लो F फोर्स लग रहा है। अब F फोर्स होता है वो होता है m a वेक्टर होता है, सिंपल सी बात है। चलो, F वेक्टर जो होता है ये हो गया m, a वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है, त्वरण है ये, तो इसके कंपोनेंट, इसके घटक लिख सकता हूँ ax i के प्लस ay j के। 2D में बात कर रहे हैं अभी, है ना, ax i के प्लस ay j के। ठीक है, चलो 2D में क्यों, 3D में क्यों नहीं? 2D में इसलिए क्योंकि सेंट्रल फोर्स के अंडर जब भी पार्टिकल मोशन करता है एक प्लेन में मोशन करता है, एक तल में गति करता है। और तल में गति करेगा तो एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स, अरे एक प्लेन में तो दो एक्सिस हो सकते हैं ना। 3D में मोशन करेगा तब 3 एक्सिस होंगे, एक प्लेन में एक तल में तो 2 एक्सिस होंगे। और उन एक्सिस को हम जनरली एक्स एंड वाई सिंपली एक्स एंड वाई ले लेते हैं। एक्स एंड जेड भी ले सकते हैं, वाई एंड जेड भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल कैलकुलेशन हम लोग एक्स एंड वाई में लिखते हैं। तो एक्स और वाई 2 कंपोनेंट लिखे हैं हमने, ठीक है। चलो
एफ वेक्टर इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए एक्स को डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अरे एक्सेलरेशन ऐसे तो होता है, और ये एक्स कंपोनेंट है तो मतलब एक्स का टाइम के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन। ये आई के प्लस ए वाई को भी लिख दो, ए वाई को डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जे केप, इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दो। कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो इसको पोज करके छाप लो, आगे चलते हैं। अभी देखो, अभी आगे चले, देखो देखिए, मान लो जो पार्टिकल है यहाँ पर, जो जिस कण की बात कर रहे हैं कि जिसके ऊपर सेंट्रल फोर्स काम कर रहा है, जिसके ऊपर केंद्रीय बल लग रहा है, वो पार्टिकल यहाँ पर है। उसका जो पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश जो है, वो स्थिति सदिश ये है पोजीशन वेक्टर, इसको आर वेक्टर बोल देते हैं। आर वेक्टर, आर वेक्टर, आर रेडियल डायरेक्शन ये है, इसकी ये आर कैप की डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, क्लियर है? इसके अगर मैं घटक लेना चाहूँ, घटक कंपोनेंट, हाँ ये एंगल है, ये थीटा है। इसके कंपोनेंट अगर लेना चाहूँ मैं, तो ये इधर 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। आर का आर कॉस थीटा तो इधर हो जाएगा, आई कैप डायरेक्शन में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जे कैप डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा। ठीक है, क्लियर? इसका मतलब ये तो देखो एक्स कंपोनेंट है, ये तो एक्स कंपोनेंट है, एक्स घटक है, और ये वाई घटक है। तो x इक्वल्स टू, तो ये हो गया x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। अब मैं क्या करने वाला हूँ समझना, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ये दोनों यहाँ से कैलकुलेट करूंगा और यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। मेन टारगेट ये है। इसमें देखो कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि काफ़ी सारे टर्म्स आएंगे, तो थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा, मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है। बाकी ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बस मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखना आप। ठीक है, तो आओ भैया, इसका 2 बार अवकलन करो, इसका भी 2 बार अवकलन करो, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यूज। तो देखो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, इसका करो dx बाई डी टी, इसका अवकलन करेंगे। अब समझना बात को, इसमें थीटा भी चेंज हो सकता है। पार्टिकल देखो आगे जाएगा तो r का वैल्यू भी चेंज होगा, और आगे इधर उधर कहीं पे भी मान लो पार्टिकल यहाँ था, इधर आ गया, यहाँ पे आया तो r देखो पहले इतना था, अब r भी चेंज हो जाएगा। मतलब r भी चरराशि, r कांस्टेंट नहीं है, r भी वेरिएबल है। दूसरा यहाँ पे चला गया तो देखो एंगल भी ये हो जाएगा, अब एंगल भी ये हो जाएगा, तो एंगल भी चेंज हो जाएगा। मतलब थीटा भी वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है। मतलब अवकलन होगा, अगर डिफरेंशिएशन होगा तो दोनों का होगा, क्योंकि दोनों ही चरराशियां, दोनों ही वेरिएबल्स है, r भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है। ठीक है, समझ आया? तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो r का भी होगा और थीटा का भी होगा। तो पहले जैसे r का कर लो, पहले r को रख लो, cos थीटा का करो, cos थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, और ये तो cos थीटा का हो गया। अब थीटा का करो, थीटा का डी थीटा बाई डी टी। ये ध्यान रखना, लोग मिस्टेक कर देते हैं। r cos थीटा का, थीटा भी वेरिएबल, r भी, पहले r को रख लिया, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, और थीटा का डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, प्लस अब r का होगा cos थीटा को ऐसे रख लो, cos थीटा को रख लिया, r का करेंगे तो डी आर बाई डी टी। ठीक है, क्लियर? चलो, ये तो dx बाई डी टी आ गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर चाहिए। तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो एक और बार अवकलन करो, डिफरेंशिएटिंग अगेन, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, ये डायग्राम भी छापना भैया, ये डायग्राम भी छापना। फिर से अवकलन करो, फिर से डिफरेंशिएशन करो,
फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, आएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। इसको बिल्कुल तसल्ली से कर लेना क्योंकि इसमें मिस्टेक्स होने के बहुत से चांसेस होते हैं। तो देखो इसमें इसमें तीन टर्म हो गया डिफरेंशिएशन में। देखो आर साइन थीटा और डी थीटा 3 टर्म का होगा, तो इसका मतलब पहले 2 टर्म को रखो, एक को करो, फिर 2 दूसरे को रखो, फिर एक अलग करो, इस तरीके से करना पड़ेगा। तो देखो पहले मैं आर को रख लिया, साइन थीटा को रख लिया, डी थीटा बाई डी टी का डिफरेंशिएशन होगा तो 2 बार हो जाएगा, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। अब मैं आर को रख लेता हूँ, डी थीटा बाई डी टी को साइन थीटा का अवकलन करता हूँ, साइन थीटा का, तो माइनस आर को रख लिया, डी थीटा बाई डी टी को रख लिया, और साइन थीटा का होगा कॉस थीटा, और थीटा का होगा डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा बाई डी टी एक और आएगा, तो एक पहले से एक और आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अभी आर का बच गया, तो आर का और करना पड़ेगा, तो साइन थीटा डी थीटा को रख लो आर का, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा को तो रख लिया, साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी को तो रख लिया, इसको आर का करेंगे तो डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। ये 3 टर्म आ गए इस पहले का डिफरेंशिएशन करने से, पहले टर्म का। अब प्लस आगे और चलेगा, अभी तो प्लस cos थीटा को रख लो डी आर बाई डी टी का, cos थीटा को रख लिया डी आर बाई डी टी का, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, डी आर बाई डी टी को रख लो cos थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, और थीटा का होगा डी थीटा बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी ऐसा का ऐसा रह जाएगा। देख लो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, बस फोकस करना है कि डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आराम से करना है इस कैलकुलेशन को। अब देखो ये थोड़ा सा क्या बड़ा दिख रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा छोटा बनाते हैं। कैसे लिखने का तरीका ऐसा होता है, अगर किसी का एक बार डिफरेंशिएशन है, देखो इधर में देखो ये है माइनस आर साइन थीटा, किसी का 2 बार डिफरेंस, थीटा का 2 बार डिफरेंशिएशन है ना, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, थीटा का 2 बार है ना, तो थीटा ऊपर 2 ये पॉइंट बना दो, 2 बार हो गया ना, एक बार है तो एक बार बना दो। देखो इसमें है आर, थीटा का एक बार डिफरेंशिएशन है, थीटा का एक बार, तो ये एक बार डिफरेंशिएशन, इसका स्क्वायर है। ठीक है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा का एक बार और आर का एक बार। ठीक है, आगे ये देखो टर्म cos थीटा, आर का है 2 बार, तो आर डबल डॉट, इसमें देखो इसमें माइनस साइन थीटा, थीटा का है एक बार, आर का है एक बार, थीटा का है एक बार, आर का है एक बार। ठीक है, ये मिल गया अपने को। अब इसमें देखो ये टर्म तो 2 बार है ना, ये वाला टर्म तो 2 बार है, इन दोनों में साइन कॉमन आ रहा है, और इसमें साइन किस में कॉमन आ रहा है, साइन देखो इसमें और इन तीनों में, जिनमें अंडरलाइन कर रखा है, इनमें तीनों में साइन कॉमन आ रहा है, माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ मैं, माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस साइन थीटा ये कॉमन लिया, तो इसमें देखो क्या बचा, ये तो 2 बार है ना, 2 बार है तो 2 टाइम्स बच गया थीटा डॉट और आर डॉट, अरे दोनों में थीटा डॉट आर डॉट बचेगा, तो ये एक बार वो तो 2 बार बच गया ये। ठीक है, एक ये माइनस के साथ में कॉमन लिया, तो इसमें बचा आर बचा प्लस आर, और यहाँ से थीटा डबल डॉट, ये मिला। इसमें देखो cos थीटा कॉमन ले लूँ मैं, अगर cos थीटा कॉमन ले लूँ तो इसमें तो बच गया आर डबल डॉट, और इसमें बचा माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये मिल गया। ये क्या मिला मुझे, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये मिल गया मुझे। ठीक है, ये मिला डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस साइन थीटा 2 थीटा डॉट आर डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट प्लस कॉस थीटा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, ये क्या मिला, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर का वैल्यू मिला मुझे, ये मिला। ठीक है, आगे चले, ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर मिल गया। अभी ये
वाई और कैलकुलेट करना है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर तो है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर और कैलकुलेट करना है। तो इस इक्वेशन को कुछ नंबर दे देते हैं हम लोग। पहले इक्वेशन नंबर कहाँ तक पहुँचा था, किसी ने कॉपी नहीं किया हो तो भैया पॉज करके कॉपी कर लेना इसको। इक्वेशन नंबर 3 तक हो गया था, इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आगे देखिए, अब मैं पहले तो इक्वेशन नंबर 2 से डिफरेंशिएशन किया था, अब इक्वेशन नंबर 3 से करेंगे। तो समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 का अवकलन करेंगे अभी। ये हो गया, नेक्स्ट पेज में कर लेता हूँ। समीकरण 3 का अवकलन करने पर तो समीकरण जो 3 है वो है y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ये है, इसका डिफरेंशिएशन करो भैया। डी वाई बाई डी टी, इसमें r को रख लिया पहले साइन थीटा का कॉस थीटा, और थीटा का हो गया डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, फिर साइन थीटा को रख लिया, r का किया तो डी आर बाई डी टी। क्लियर? अगेन डिफरेंशिएटिंग, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। फिर से डिफरेंशिएशन किया, यहां पर r को रख लिया, cos थीटा को रख लिया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। फिर आगे इसमें r को रख लिया, cos थीटा का करते, cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, तो इसको माइनस कर दो, माइनस साइन थीटा हो गया, और थीटा का डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी पहले से है तो डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया, ये तो cos थीटा का हो गया, डी थीटा बाई डी टी का। अब r का करेंगे तो r के लिए cos थीटा को ऐसे रख लिया, डी थीटा बाई डी टी को ऐसे कर दिया, r का करेंगे तो डी आर बाई डी टी। इसका आप देखो, प्लस साइन थीटा को रख लिया, डी आर बाई डी टी का हो जाएगा डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, प्लस डी आर बाई डी टी को ऐसे रख लिया, साइन थीटा का cos थीटा और थीटा का डी थीटा बाई डी टी। अब डॉट बना के लिख लो, है ना। देखो ये इधर से आया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो इसमें इसको ऐसे लिखो r cos थीटा, थीटा का डबल डॉट। ये इसलिए लिखते हैं ताकि लिखना थोड़ा ऐसे कंप्रेस्ड फॉर्म में मिल जाए, अपने कॉम्पैक्ट फॉर्म मिल जाए, छोटा रूप मिल जाए। माइनस r साइन थीटा, ये थीटा डॉट का स्क्वायर है। ये देखो cos थीटा, थीटा डॉट r डॉट, ऐसा है। ये भी देखो cos थीटा, थीटा डॉट और r डॉट, ये भी ये 2 बार है ना, ये और ये सेम ही तो है, तो ये 2 टाइम्स है, इसको 2 टाइम्स कर दो। ये लो, एक टर्म बचाइए, ये बचा साइन थीटा और r डबल डॉट, साइन थीटा r डबल डॉट। ठीक है, ये मिल गया। इसको भी cos थीटा वाले टर्म से एक साथ लिख लो, साइन थीटा वाले टर्म से एक साथ लिख लो, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। इसमें cos थीटा वाले टर्म एक साथ लिख लो, साइन थीटा वाले टर्म, तो साइन थीटा में देखो, या cos थीटा कोई सा भी देख लो चाहो जो, cos थीटा वाले टर्म ये इसमें cos थीटा कॉमन है तो इसमें आ जाएगा r थीटा डबल डॉट, और उसमें 2 r डॉट थीटा डॉट, या थीटा डॉट r डॉट, एक ही बात है ये। अरे cos थीटा तो कॉमन आ गया ना, तो 2 थीटा डॉट r डॉट बचा, और इसमें r और थीटा डबल डॉट बच गया। इन दोनों में साइन थीटा कॉमन ले लिया तो साइन थीटा कॉमन आया है इसमें, तो उसमें तो बच गया r डबल डॉट, और इसमें बचा r थीटा डॉट का स्क्वायर। ये मिला मुझे, ठीक है। ये मिल गया, इक्वेशन नंबर 5 मिल गया। आई थिंक ये पहले 4 तक हो गया था अपने पास में। ये देख लो, किसी को कोई इसमें तो वैसे कोई डाउट नहीं आएगा। डाउट तो क्या ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस आपको मिस्टेक क्या होगा, कैलकुलेशन करने में मिस्टेक होगा, तो उसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसमें चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बाकी डिफिकल्ट नहीं है, समझना कोई मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है इसमें। तो ये हो गया, ये
तो ये इक्वेशन नंबर 4 तक हो गया था, ये इक्वेशन नंबर 5 आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 और 5 इन दोनों का वैल्यू है ना हम लोगों को लिखना है कहाँ पे, हमको लिखना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में 4 और 5 से वैल्यू पुट करेंगे। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी है अपने पास में प्रॉपर टाइम है। तो इक्वेशन 4 और 5 से इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो समीकरण 4 व 5 से समीकरण 1 में मान रखने पर पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 फ्रॉम 4 एंड 5। देखो 4 जो इक्वेशन है वो ऐसा है, 4 लिखना नहीं है आपको दोबारा, पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको ये थोड़ा सा दिमाग चले आपका कि क्या करना है हम लोग। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसके अंदर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू तो पुट करना है। x वाला जो वैल्यू वो तो i कैप लग जाएगा उसके तो बाहर, और उसके क्या लग जाएगा, एक के j कैप आ जाएगा। तो देखो f वेक्टर जो है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर का जो वैल्यू है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ये है ये है ये वैल्यू है, किसका है ये वैल्यू है ये लो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो आई कैप के साथ आएगा। वाई वाला जो है वाई वाला ये है, ये वाई वाला है, प्लस है ये, प्लस ये आया जे के। ठीक है, ये पूरा वैल्यू मिला आपको। एक बार मैं इसको, हाँ अभी शायद ठीक से दिख पा रहा होगा आपको। ये लो अभी देखो एफ वेक्टर, इसको ओपन कर दो, एम तो बाहर है, ये जो भी है, आई कैप इसके साथ में भी आ जाएगा, माइनस साइन थीटा 2 थीटा डॉट आर डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट आई कैप प्लस कॉस थीटा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आई कैप। इसमें से जे कैप के आएंगे दो टर्म, तो इसमें से आएगा कॉस थीटा आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट जे कैप प्लस साइन थीटा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर जे कैप। ऐसा आ गया। अब इसमें देखो ये जो टर्म है, जैसे ये वाला जो टर्म है और ये टर्म है, इन दोनों में एक cos थीटा है ना, इन दोनों में ये वाला टर्म कॉमन है। देखो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो कॉमन है। तो एफ वेक्टर जो है एम तो बाहर हो गया, इन दोनों में देखो कॉमन आया आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट, ये दोनों में कॉमन है। इसके अंदर से बचा, इसमें बचा माइनस साइन थीटा आई कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप, और इसमें से बचा कॉस थीटा जे कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। एक तो ये बचा, और इसके अंदर देखो इसमें कॉमन आया है ये वाला टर्म, इसमें कॉमन आया प्लस लिख दो इसको, इसमें कॉमन आया आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, और इसमें बचा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप।
ये मिला मुझे। इसको कोई इक्वेशन नंबर आप कर दो 6, इसको इक्वेशन नंबर कर दो 6, ये है समीकरण नंबर 6 है, ठीक है। ये समीकरण नंबर 6 है, इक्वेशन नंबर 6 है ये, ठीक है, क्लियर है। अब देखो आगे हम लोग चलते हैं और इसके अंदर कुछ और चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। देखना अभी यहाँ तक वैसे कुछ है नहीं, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, ऐसे कुछ है नहीं कि समझ में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कैलकुलेशन ही डिफिकल्ट है, बस डिफिकल्ट मतलब बहुत सारी चीज़ें, तो बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हमारे पास में 4-5 मिनट है, इसको थोड़ा आगे और कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन ये इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसके आगे का जो कैलकुलेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। इसको यहीं पर फिनिश कर देते हैं। तो इसमें क्या है, मिस्टेक क्या होगा आपका, मिस्टेक यही होता है कि आप किसी का डिफरेंशिएशन करते वक्त ही कुछ ना कुछ प्लस माइनस का, या किसी का डिफरेंशिएशन नहीं करते हो, किसी टर्म का कर देते हो, किसी का 2 बार कर दिया, ये बस ये थोड़ा ध्यान रखने में प्रॉब्लम होती है। बाकी तो प्रैक्टिस करोगे ना, एक बार ये होने के बाद में एक बार हाथ से लिख के करोगे ना तो हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो चलो ठीक है।